सर्वेंट क्वार्टर का छोटा सा कमरा, जिसे कभी नौकरों की आरामगाह समझा जाता था, आज एक दुल्हन के इंतजार का कमरा बन चुका था। जमल, नवाब सिद्दीकी की लाडली बेटी, आज दुल्हन के लिबास में सजी थी, मगर आंखों में चमक की जगह आंसुओं का समंदर छलक रहा था। सफ़ेद और लाल रंग के झिलमिलाते जोड़े में लिपटी वह किसी शहजादी से कम नहीं लग रही थी, मगर किस्मत ने उसे सोने के पिंजरे में कैद कर दिया था। आज वह उस शख्स की दुल्हन बन चुकी थी जिसे कभी नज़र उठाकर देखना भी उसके लायक नहीं समझा गया था जुनैद, जो उसके पिता के घर का महज एक मामूली ड्राइवर था। जमल का सर झुका हुआ था, आंखों से आंसू टपक टपक कर उसके हाथों पर गिर रहे थे और हाथों की मेहंदी जैसे उस गम में अपना रंग खो चुकी थी। दिल में सवालों की भीड़ लगी थी। कैसे? क्यों? क्या एक गलती की इतनी बड़ी सज़ा हो सकती है, और वो भी अनजाने में हुई गलती की इतनी बड़ी सज़ा? ये सोचकर ही उसका दिल रो पड़ा था। क्या बाप इतने भी संगदिल हो सकते हैं? ये सोच आते ही उसकी आंखें और भी नम हो गईं। तभी दरवाजे पर हल्की सी आहट हुई। जमल ने चौंक कर सर उठाया। दरवाजे पर किरण खड़ी थी, उसकी फुफेरी बहन, चेहरे पर नफरत से भरी एक तंज भरी मुस्कान लिए। वह धीरे धीरे कदमों से कमरे में दाखिल हुई, जैसे किसी दुश्मन के किले में फतह करके दाखिल हो रही हो। हाथों में झमल की किताबें का ढेर था, जो झमल की आखिरी मोहब्बत और आस का सहारा थीं। ये लो, तुम्हारी नेकियां, तुम्हारे ख्वाब, तुम्हारी वो किताबें जिनमें तुमने दुनिया से ऊपर उठने के ख्वाब देखे थे। किरण ने किताबें झमल के सामने जोर से फेंकते हुए कहा, तुम्हारी माँ ने कहा था इन्हें कूड़े में फेंक दूं, लेकिन मैंने सोचा क्यों न तुम्हें खुद दे आऊं। शायद तुम्हारा बुरा नसीब बदल जाए इनसे। वह तंजिया ठाका लगाते हुए बोली थी। यही तो थी जमल की तबाही की सबसे बड़ी वजह। उसका बस नहीं चल रहा था कि उस लड़की की जान निकाल ले, लेकिन वह फिलहाल कुछ नहीं कर सकती थी। जमल की आंखें और भी भीग गईं, मगर वह खामोश रही। किरण ने आगे बढ़कर उसके चेहरे को देखा, जैसे जख्मों पर नमक छिड़कने में लुत्फ महसूस हो रहा हो। किताबों से भला किसी का नसीब बदला है? देख लो, तुमने पढ़ाई को सब कुछ समझा और आज एक ड्राइवर की बीवी बन बैठी हो। तुम्हारे बाप का नाम, तुम्हारी माँ का घमंड सब मिट्टी में मिल गया जमल, किरण ने नफरत से कहा। जमल का दिल किया चिल्लाए, कहे कि वह बेगुनाह है, कि उसकी खामोशी को उसका जुर्म न बनाया जाए, लेकिन जुबान जैसे कहीं खो गई थी। किरण कमरे से जाने लगी, मगर जाते जाते फिर एक तीर चला गई। और हाँ, ये आंसू पोंछ लो। जुनैद ने अगर देख लिया कि तुम रो रही हो तो शायद वह खुश हो जाए। आखिरकार एक नवाबजादी को उसकी मर्जी के बिना पाने का मजा ही कुछ और होता है ना? वह जानबूझकर उसके जख्मों पर नमक छिड़क रही थी। आखिरकार इतनी सालों की मेहनत रंग लाई थी, भला वह खुश क्यों ना होती। किरण हंसती हुई चली गई और कमरे में सिर्फ जमल की सिसकियों की आवाज रह गई। वह धीरे से किताबों की तरफ बढ़ी, जैसे अपने बिखरे ख्वाब समेट रही हो। एक किताब उठाई, उस पर ऊंगली फेरते हुए धीरे से बड़बड़ाई, मैंने सिर्फ पढ़ने का ख्वाब देखा था, किसी से मोहब्बत करने का नहीं, और इसी पढ़ाई ने मुझसे मेरा सब कुछ छीन लिया। खुदा तुम्हें माफ नहीं करेगा किरण, तुमने मेरे साथ बहुत बुरा किया है। लेकिन वह जानती नहीं थी कि उसी किरण की वजह से ही उसे कितनी बड़ी खुशी मिलने वाली थी। लेकिन फिलहाल वह उन बातों को सोच भी नहीं पा रही थी। वह फूट फूट कर रो पड़ी, मगर कब तक आंसू बहाती? एक न एक दिन तो उसे चुप होना ही था। तकरीबन 1 घंटे तक रोने के बाद वह जैसे धीरे धीरे अपने अतीत की उन कड़वी यादों में खोने लगी थी, जहां से उसकी जिंदगी बर्बाद होना शुरू हुई थी। कैंपस की फिजा में एक अजीब सी उदासी घुली हुई थी। दरख्तों के साए लंबे हो चुके थे, जैसे वक्त थक कर जमीन पर गिरने लगा हो। शाम की सुनहरी धूप यूनिवर्सिटी की इमारत पर आखिरी बार अपनी किरणें बिखेर रही थीं, जैसे किसी पुराने दोस्त से बिछड़ने का लम्हा हो। जमल खामोशी से मेन ब्लॉक के सामने खड़ी थी, उसकी आंखों में नमी और दिल में अनगिनत यादें मचल रही थीं। वह नजरें उठाकर इमारत की तरफ देख रही थीं, जैसे हर ईंट में अपनी मेहनत, ख्वाब और दोस्तियों की खुशबू तलाश रही हो। हवा हल्के हल्के चल रही थी, उसका दुपट्टा उड़ रहा था और वह अपने अतीत की गहराइयों में डूबती जा रही थी, जहां पहला लेक्चर, पहला दोस्त और पहला ख्वाब बसा हुआ था। अचानक किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। वह चौंकी, पलटकर देखा तो जोया थी, उसकी सबसे करीबी दोस्त, जो हमेशा मुस्कुराकर हर मुश्किल को आसान कर देती थी। जोया की मुस्कान में आज भी वही बेफिक्री थी। क्या हुआ जमल? कहाँ खोई हुई हो? तुम्हें कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा मैंने।
जोया ने नरमी से पूछा। जमल ने गहरा सांस लिया, आंखें छलकने से रोकीं और दुखी लहजे में बोली, यार, जिंदगी से बहुत कुछ चाहा था, बहुत कुछ हासिल करने का ख्वाब था, लेकिन शायद कुछ भी मुमकिन नहीं। देखो ना, आज यूनिवर्सिटी का सेकंड लास्ट डे है, कल आखिरी दिन होगा, फिर हमारा यहाँ आना खत्म, और मेरी आज़ादी भी। वो दुखी दिल से बोली थी। जोया की मुस्कान कुछ मंद पड़ गई। जमल के लहजे का दर्द साफ झलक रहा था। जमल की आवाज कांपने लगी। यहाँ आकर तो मैंने पहली बार खुद को जीता हुआ महसूस किया, अपने फैसले खुद लिए, अपनी सांसें खुद गिनी, लेकिन कल के बाद मैं फिर उसी कैद में लौट जाऊंगी। हमारे हवेली में तो बस रिवाजों की जंजीरें हैं, हर वक्त ये सुनना कि औरत को ऐसे जीना है, वैसे। मेरी तो बस ये ख्वाहिश थी कि मैं नौकरी करूं, अपने पैरों पर खड़ी हो जाऊं। अपने बाप के पैसे पर मैं नहीं उड़ना चाहती, क्योंकि मैं जानती हूं वो ऐश अगर मैंने हासिल की तो उसके बदले मुझे कुर्बान होना पड़ेगा। पापा की तरह ही किसी रईसज़ादे से शादी करनी होगी और फिर पापा की तरह ही उसके हर हुक्म को सर झुकाकर मानना होगा। मैं ऐसा कर भी लूं, लेकिन बदले में क्या मिलेगा? सिर्फ रुसवाई, जिल्लत और कुछ नहीं। जोया ने दुख से उसकी ओर देखा। वो तो उसके घर के हर हालात से वाकिफ थी, लेकिन आज वो उसे उदास नहीं रहने देना चाहती थी। इसीलिए जल्दी से बात का रुख बदलते हुए शरारत से बोली, तो नौकरी कर लो। अपने पापा से कह देना कि कोई कोर्स कर रही हो, उसी बहाने तुम जॉब कर सकती हो। या फिर बताना ही नहीं कि तुम्हारी पढ़ाई पूरी हो चुकी है, उन्हें क्या पता कि तुम ग्रेजुएट हो गई हो। जमल ने हैरानी से जोया की तरफ देखा, फिर सर झुकाकर धीमे से बोली, पर भला मुझे नौकरी देगा कौन? नौकरी के लिए तो बहुत धक्के खाने पड़ते हैं, और मुझे इतनी भी इजाजत नहीं है कि मैं यूं ही धक्के खाती फिरूं। अगर घर में किसी को पता चल गया तो मेरी चमड़ी उधेड़ दी जाएगी। वो बहुत दर्द से बोली थी। जोया की आंखों में चमक आ गई, जैसे कोई नया आइडिया आ गया हो। अरे, मैं दिलाती हूं तुम्हें नौकरी। कल यूनिवर्सिटी के कुछ स्टूडेंट्स एक कंपनी में इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, तुम भी आ जाना। बस कल थोड़ा अच्छा सा ड्रेस पहन कर आना, ताकि तुम एक वेल स्टैंडर्ड और पढ़ी लिखी लड़की लगो। बाकी मुझ पर छोड़ दो, मैं बात करवा दूंगी। जमल ने कुछ देर खामोशी इख्तियार की। धूप अब मध्यम पड़ने लगी थी, जैसे उसके दिल में कोई नई रोशनी जागने लगी हो। वो एक पल रुकी, फिर धीमे से मुस्कुराकर बोली, ठीक है, मैं आऊंगी। उसे जैसे कोई नई उम्मीद मिल गई थी। जोया ने उसके कंधे पर हाथ रखा। बस यूं ही हिम्मत रखो, जिंदगी सिर्फ कैद नहीं होती, कभी कभी दरवाजे खुद खुलने लगते हैं। और उस पल जमल को लगा जैसे वो अंधेरे में नहीं, रोशनी की तरफ बढ़ रही है, लेकिन दिल में डर भी था। न जाने सब कैसे मैनेज होगा। रात के सन्नाटे में पूरा घर नींद की आगोश में था। पुरानी दीवारों पर टंगी घड़ी की टिक टिक वक़्त के गुजरने की गवाही दे रही थी। जम्मल का कमरा आधे अंधेरे में डूबा हुआ था। एक छोटा सा लैंप जल रहा था, जिसकी रोशनी में बिस्तर पर रखा हुआ लिबास चमक रहा था। गहरे नीले रंग की पैंट और सफ़ेद शर्ट, सादा मगर बहुत नफीस, एक तरह का वकार और वक़्त देती हुई। जम्मल उस लिबास को दूर से बैठकर देख रही थी, नज़रों से जैसे उसकी सलवटों में छुपे हुए ख्वाब तलाश रही हों। उसके ख़ानदान में ऐसा लिबास पहनने का तसव्वुर भी गुनाह समझा जाता था। यहाँ औरत को रंगों से ज़्यादा पर्दे में लपेट दिया जाता था, चाल से ज़्यादा खामोशी को पसंद किया जाता था। मगर आज जमल ने हिम्मत की थी। उसने ये कपड़े खुद चुने थे, अपने लिए, अपने मुस्तकबिल के लिए। वो जानती थी कि ये कपड़े सिर्फ एक जॉब इंटरव्यू के लिए नहीं, ये एक नया आगाज़ हैं, एक बगावत, एक जद्दोजहद। लेकिन दिल में हया और शर्म भी आ रही थी, मगर वो मजबूर थी। नौकरी हासिल करने के लिए उसे ये सब करना ही था। काफ़ी देर तक वो कपड़ों को तकती हुई बैठी रही, जैसे कोई बड़ा फैसला करने से पहले उसका वज़न तोल रही हो। फिर आहिस्ता से उठी, दुपट्टा संभाला और कमरे के कोने में मौजूद वुजू के लिए बने छोटे से रूम की तरफ चली गई। नल से गिरते पानी की ठंडक जैसे उसके अंदर की बेचैनी को धो रही थी। हर कतरा उसकी सोचों को साफ कर रहा था। वुजू मुकम्मल करते ही वो खामोशी से जाए नमाज बिछाकर बैठ गई। कमरे में अब सिर्फ उसकी सिसकियां और धीमे सांसों की आवाज़ थी। उसने ईशा की नमाज पढ़ी, बहुत सुकून से, जैसे हर सजदे में अपना बोझ उतार रही हो। सलाम फेरते ही उसने हाथ उठाकर रब के हुजूर झुक गई। या अल्लाह, मेरे रब, तू जानता है कि मेरे दिल में क्या है।
तू जानता है कि मैंने ये तालीम कितनी मुश्किल से हासिल की है। मैंने हर दिन हर रात ये सोचकर गुजारा है कि एक दिन मैं अपने पैरों पर खड़ी हो जाऊंगी। उसकी आवाज़ भर्रा गई, आंखों से आंसू निकलकर रुखसारों पर बह गए। या अल्लाह, इस घर में, इन दीवारों में मैं घुटती जा रही हूँ। यहाँ मेरी आवाज़ दब जाती है, मेरी ख्वाहिशें बेमानी हो जाती हैं। मैं हर वक्त बस एक औरत होने की सज़ा भुगतती हूँ। मैं इस क़ैद से निकलना चाहती हूँ। या अल्लाह, मुझे आज़ादी दे, मुझे वो मौका दे कि मैं खुद को साबित कर सकूँ। उसके लब कांपने लगे। मुझे इस इंटरव्यू में कामयाबी दे, या रब, मेरे कदम न डगमगाएं। तू मेरे साथ हो, मुझे हिम्मत दे, रास्ता दे। मैं तेरी बंदी हूँ, तू मुझे झाया न जाने दे। मैं बहुत थक चुकी हूँ मौला, अब मुझे जीना है अपने लिए, अपने ख्वाबों के लिए, बस अब और नहीं। दुआ मुकम्मल करते ही वो सजदे में चली गई। आंखों से बहते आंसू जाए नमाज को भिगो चुके थे। उस रात सारी कायनात ने एक लड़की की बेबसी, हिम्मत और इल्तिजा को सुना, और शायद आसमान पर कोई दर भी खुल चुका था। लेकिन उस दर ने फैसला कुछ बहुत अलग किया था, जिस बात से वो मासूम बिल्कुल ही नावाकिफ थी। सुबह की पहली किरणें अभी हवेली के आंगन में उतरी ही थीं कि जमल की आंख खुल चुकी थी। वो जल्दी से बिस्तर से उठी। कमरे में हल्की रोशनी फैली हुई थी। दीवार पर टंगी घड़ी ने 6 बजने का ऐलान किया। जमल ने एक गहरा सांस लिया, जैसे खुद को दिन की आजमाइश के लिए तैयार कर रही हो। अलमारी से वही लिबास निकाला जो गुज़िश्ता रात से उसके दिल में हलचल मचाए हुए था। सलीके से इस्त्री की गई नेवी ब्लू पैंट और सफ़ेद शर्ट उठाकर वो सीधा वॉशरूम में चली गई थी। एक मुख्तसर शावर लेकर उसने जल्दी से कपड़े पहन लिए थे। वो लिबास पहनकर आईने के सामने आ खड़ी हुई। आईना जैसे कुछ पल के लिए ठिठक गया हो। उसकी आंखों में खुद पर हैरानी और बेयकीनी झलक रही थी। वो कितनी मुख्तलिफ लग रही थी, पुरएतमाद, बावकार, एक मुकम्मल औरत। लेकिन उसी के साथ दिल में एक अनजाना खौफ भी चुपके से सर उठा रहा था। क्या वो वाकई इस लिबास में इस हवेली से बाहर जा सकती है? क्या वो इन नज़रों और सवालात को झेल पाएगी? एक लम्हे के लिए वो रुक गई। फिर जैसे कोई फैसला करते हुए अलमारी की दूसरी जानिब से अपनी नमाज की बड़ी सी चादर निकाली, जो हमेशा उसके साथ रहती थी। उसने बड़े सलीके से चादर अपने वजूद के गर्द लपेटी। चुस्त लिबास अब मुकम्मल तौर पर छुप चुका था। एक मुतमिन सा इत्मीनान उसके चेहरे पर उभरा। हल्का फुल्का मेकअप करके वो अब पूरी तरह तैयार थी। वो जल्दी जल्दी पर्स समेटती दरवाजे की जानिब बढ़ी। दिल की धड़कन तेज थी। जैसे ही वो हवेली के आंगन से गुजरने लगी, एक मानूस मगर नापसंद आवाज़ ने उसके कदम रोक लिए। अरे जमल, इतनी सुबह सुबह कहाँ का इरादा है? जमल का दिल एक लम्हे को धड़कना भूल गया। वो पलटी और सामने करण खड़ी थी, उसकी फुफ्फोज़ाद, जिसकी ज़ुबान हमेशा ज़ख्म देती थी। चेहरे पर वैसी ही खबासत भरी मुस्कुराहट, जैसे कोई पुरानी जंग जीतने निकली हो। लेकिन जमल अंदर ही अंदर थोड़ा घबरा चुकी थी। करण काफ़ी चालाक थी। अगर उसे ज़रा भी अंदाज़ा हो गया कि चादर के नीचे वो कौन सा लिबास पहनकर घर से जा रही है, तो लम्हे में पूरा घर सर पर उठा लेगी और ऐसा तमाशा लगाएगी कि उसकी आने वाली जिंदगी और मुश्किल में घिर जाएगी। जमल ने खुद को संभाला, निगाहों में एक चमक पैदा की और सपाट लहजे में बोली, आपको तो वैसे ही सब मालूम होता है, फिर सवाल क्यों? करण ने थोड़ा और करीब आते हुए शोखी से कहा, बस यूं ही दिल किया कि कुछ वक़्त तुम्हारे साथ गुजार लूं। आखिर इतनी जल्दी भी क्या है, चंद लम्हे हमारे साथ भी गुजार लेती, सारा दिन तो फौरिग रहना है। जमल ने अपनी चादर जरा संभाली, जैसे खुद को और मजबूत बना रही हो। फिर नज़रों को उसकी आंखों में गाड़ कर बोली, माफ़ कीजिएगा करणबाजी, मेरे पास फौरिग लोगों के लिए वक़्त नहीं होता। मैं एक बहुत मसरूफ़ इंसान हूँ। करण का चेहरा एकदम सुर्ख हो गया, लेकिन जमल ने मज़ीद कुछ सुने बगैर दरवाजे की तरफ कदम बढ़ा दिए। वो अब मज़ीद किसी रोक टोक की मुतहम्मिल नहीं हो सकती थी। वो जानती थी, ये सफ़र सिर्फ़ एक नौकरी का नहीं, बल्कि अपनी पहचान का सफ़र है, और इस राह में किसी भी करण को अपना अंधेरा नहीं बनने देना था। इसीलिए वो ठहरी नहीं थी, बल्कि लंबे लंबे डग भरती हुई फ़ौरन की गाड़ी में बैठ गई थी। उसके बैठते ही ड्राइवर ने गाड़ी आगे बढ़ा दी थी, जबकि वो एक गहरी सांस भर के रह गई थी। यूनिवर्सिटी का वो आखिरी दिन था।
सब कुछ बदलने वाला था और जमल के दिल में एक अनजाना सा खला फैलता जा रहा था। यूनिवर्सिटी की इमारत जैसे आज कुछ और ही हसीन लग रही थी। जमल ने नजरें उठाकर हर उस दीवार, हर उस राहदारी को देखा जिसने उसके ख्वाबों को परवान चढ़ाया था। दोस्तों की हंसी, क्लासेस की भाग दौड़, लेक्चर हॉल की खामोशियां, हर मंजर एक फिल्म की तरह उसकी आंखों के सामने घूम रहा था। जोया उसके साथ थी, हमेशा की तरह, एक साए की तरह। दोनों ने आखिरी दिन को बहुत हंसी खुशी गुजारा, लेकिन जमल के चेहरे पर एक अनजानी सी घबराहट छुपी हुई थी जिसे सिर्फ जोया महसूस कर सकती थी। जैसे ही यूनिवर्सिटी से निकलकर वो कंपनी की जानिब रवाना हुई, रास्ते भर जमल के लब्बों पर दरूद शरीफ का विर्द था। दिल बार बार जोर जोर से धड़क रहा था, हाथ हल्के हल्के कांप रहे थे। एक दो बार तो वो जोया को मना भी कर चुकी थी कि रहने देती हूँ, अगर बाबा या घर में से किसी को पता चल गया तो बेवजह का हंगामा खड़ा हो जाएगा। मेरी ज़ात को बेवजह ये लोग निशाना बनाएंगे, अम्मी की तरबियत पर उंगलियां उठाई जाएंगी। मैं घर वापस चली जाती हूँ। लेकिन जोया के हिम्मत दिलाने पर वो कंपनी की जानिब रवाना हो ही गई थी। गाड़ी कंपनी के सामने रुकी। बुलंद ओबाला इमारत ने जैसे जमल के हौसले को एक बार फिर परेशान किया था। वो यहाँ आ तो चुकी थी, लेकिन अंदर से पूरा वजूद कांप रहा था। वो खामोशी से जोया के साथ इमारत के अंदर दाखिल हुई। वेटिंग एरिया में पहले से कई उम्मीदवार बैठे थे। हर कोई अपने कपड़े, अंदाज और आत्मविश्वास के साथ खास लग रहा था। महंगे ब्रांड्स के कपड़े, प्रोफेशनल लुक, हर चीज़ जमल के अंदर एक हलचल पैदा कर रही थी। लेकिन खुद वो भी किसी से कम नहीं लग रही थी। सलीके से सिली हुई शर्ट, नफीस मेकअप और साफ सुथरा आत्मविश्वास जो अभी थोड़ा थोड़ा कांप रहा था। जोया ने जमल की तरफ देखा और उसका हाथ दबाया। बस थोड़ा सा और सब्र, तुम ये कर सकती हो। तुम क्यों इतना डर रही हो? तालीम है तुम्हारे पास, अच्छे ग्रेड्स हैं और उसके बाद अच्छी सूरत भी है। आजकल के ज़माने में ये सारी बातें भी नोट की जाती हैं। तुम परेशान मत हो, नौकरी तुम्हारी ही होगी और वैसे भी मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती। एक बार कोशिश कर लेने में कोई हर्ज नहीं है। जोया की बातों में वाकई दम था, लेकिन जमल अंदर से बहुत सहमी हुई थी। फिर भी उसने सिर हिला दिया, मगर उसकी आंखों में झलकता डर साफ नजर आ रहा था। इतने में एक बहुत शालीन सी महिला हाथ में फाइल लिए उसकी तरफ आई और नर्म लहजे में बोली, जमल फातिमा, प्लीज आप अंदर आ जाएं। जमल का दिल जैसे रुक गया। उसने जल्दी से जोया की तरफ देखा। जोया, मुझे नहीं पता मुझसे ये होगा भी या नहीं। उसकी आवाज में वही हिचकिचाहट थी जो हर नए सफर के पहले कदम पर होती है। जोया ने तुरंत जवाब दिया, जमल, तुम पढ़ी लिखी हो, समझदार हो। ये लोग तुमसे बेहतर किसी को नहीं ढूंढ सकते। अगर हिम्मत कर ही ली है तो डटकर सामना करो। घबराहट सिर्फ मौके छीनती है, कामयाबी नहीं देती। वो उसे हिम्मत देते हुए बोली। जमल ने गहरी सांस ली, अपनी चादर उतारकर जोया को थमाई और एक बार फिर सीधे होकर खड़ी हो गई। अब उसके चेहरे पर एक अजीब सा सुकून था, जैसे दुआ का असर उतर आया हो। वो आहिस्ता आहिस्ता उस कमरे की तरफ बढ़ी जहां उसका पहला इम्तिहान था। दरवाजे के सामने पहुंचकर उसने नरमी से दस्तक दी। कम इन। अंदर से एक गंभीर, रौबदार आवाज आई। जमल ने पलकें झपकाईं। न जाने क्यों ये आवाज उसे जानी पहचानी लगी, लेकिन उसने अपने सर को झटका और एक आखिरी सांस लेकर दरवाजा खोलने के लिए हाथ बढ़ाया। कमरे का दरवाजा हल्के से चरमराया और जमल के कदम जैसे जमीन से चिपक गए। वो आवाज वाकई जानी पहचानी थी, क्योंकि वो किसी और की नहीं बल्कि उसके अपने कजिन की थी। सामने वाली कुर्सी पर बैठा शख्स कोई और नहीं बल्कि शहरियार अफंदी था। उसका कजिन, बचपन का जाना पहचाना चेहरा, जिसके माथे की एक एक शिकन अब उसके लिए अजनबी हो चुकी थी। उसकी आंखों में हैरानी साफ झलक रही थी, जैसे यकीन नहीं हो रहा कि सामने खड़ी ये लड़की वाकई जमल फातिमा है। शहरियार एक झटके से कुर्सी से खड़ा हो गया, आंखों में वही पुराना घमंड। वो भी जमल को उस लिबास में देखकर हैरान था। उसके लिए भी यकीन करना मुश्किल था कि जमल ऐसे कपड़ों में है। जब जमल इस कंपनी में दाखिल हुई थी, उसे कुछ अजीब लगा था। नवाबी शान शौकत की बहुत सी चीजें दिख रही थीं, लेकिन उसने नजरअंदाज कर दिया था। जमल! वो गर्जा, आवाज में गुस्से की चिंगारियां थीं। ये क्या बेहूदी है? जमल हिचकिचाते हुए एक कदम पीछे हटी, लेकिन दरवाजे के किनारे से टकरा गई। शहरियार उसके करीब आया,
तेज कदमों से, जैसे हर फासला एक पल में खत्म करना हो। उसने जमल का बाजू पकड़ लिया और झटके से उसे दीवार से धक्का दे दिया। ये किस तरह का लिबास पहनकर तुम घर से निकली हो? इजाजत किसने दी तुम्हें यहां आने की? किस लिए आई हो यहां? अपनी इज्जत की नीलामी करने? उसके लहजे में झर घुला हुआ था। बस नहीं चल रहा था कि पूरा ऑफिस ही पलट दे। जमल की आंखें डर से फैल गईं, होंठ कांपने लगे। वो कुछ कहना चाहती थी, सफाई देना चाहती थी, लेकिन अल्फाज जैसे गले में ही अटक गए। शहरियार, उसकी आवाज कांप रही थी। मैं नौकरी के लिए। शहरियार ने उसकी बात काट दी और एक जोरदार थप्पड़ उसके चेहरे पर दे मारा। पूरा कमरा जैसे पल भर को सन्नाटे में डूब गया। जमल का चेहरा एक तरफ झुक गया, आंखों में आंसू उमड़ आए, लेकिन वो फिर भी कुछ नहीं बोली। सिर्फ खाली और यकीन न करने वाली निगाहों से उस शख्स को देखती रही जो उसका अपना था, मगर आज दुश्मनों से भी बदतर लग रहा था। तुम्हें शर्म आनी चाहिए। किस चीज की कमी है तुम्हें जो नौकरी के लिए घर से बाहर निकलो? शहरियार की आवाज गूंजी। तुम्हें घर वापस जाना होगा, अभी के अभी। उसका लहजा आग उगल रहा था। उसने फिर से जमल का बाजू पकड़ा और कमरे से बाहर खींचने लगा। जमल ने मुंह हथौड़ जवाब देने की कोशिश की, खुद को छुड़ाने की कोशिश की। छोड़िए मुझे, ये आपका हक नहीं कि आप मेरे साथ ऐसा सुलूक करें। जमल की आवाज में कंपन था, लेकिन अल्फाज में हिम्मत छुपी थी। शहरियार ने उसकी बात को जैसे सुना ही नहीं। वो उसे घसीटता हुआ पार्किंग की तरफ बढ़ने लगा। जोया तुरंत अपनी जगह पर खड़ी हो गई थी, लेकिन शहरियार अफंदी को देखकर उसमें हिम्मत नहीं हुई कि आगे बढ़कर कुछ कह सके। जमल की चादर अब जोया के हाथ में थी। हर कदम पर वो रुकने की इल्तिजा कर रही थी, लेकिन शहरियार का जुनून थमने का नाम नहीं ले रहा था। पार्किंग के दरवाजे के करीब पहुंचते ही जमल की आंखों से आंसू बहने लगे। वो जानती थी ये सिर्फ एक इंटरव्यू का दरवाज़ा नहीं था जो बंद हुआ है। ये शायद उसकी आज़ादी की आखिरी सीढ़ी भी थी, जिसे किसी ने कदमों तले रौंद दिया था। शहरयार ने बेरहमी से जमल को गाड़ी में धकेला, जैसे वो कोई चीज़ हो, न इज्जत, न नरमी, न खूनी रिश्ता। जमल का बाजू बुरी तरह छिल गया था, मगर वो अपनी तकलीफ को दबा गई। शहरयार ने ड्राइविंग सीट संभाली। उसकी उंगलियां स्टीयरिंग पर सख्ती से जमी हुई थीं, जैसे गुस्से का लावा अब भी फटने को हो। गाड़ी का इंजन गरजा और वो सड़क पर पूरी रफ्तार से दौड़ने लगी। यही सिखाया था हमने तुम्हें। शहरयार की आवाज़ गाड़ी के शोर से भी बुलंद थी। इसलिए हमने तुम्हें शहर भेजा ताकि तुम यूं बाजारों में घूमो, मर्दों के बीच बैठकर नौकरी के ख्वाब देखो। जमल ने आंसुओं से भरी आंखों से उसे देखा। शहरयार भाई, प्लीज मेरी बात तो सुने। मैं सिर्फ इंटरव्यू देने गई थी। बंद करो ये ड्रामा। वो दहाड़ा। किसने इजाजत दी तुम्हें? नवाब सिद्दीकी की बेटी हो तुम। तुम्हारा हर कदम हमारी इज्जत का आईना है, और तुम ये कपड़े पहनकर बगैर बताए मर्दों के दरमियान जाकर, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। वो बोलते हुए भी लाल सुर्ख हो चुका था। आखिर को नवाब था, ऐसे कैसे अपनी बहन बेटी को इस तरह बाजार में देख सकता था। जमल का दिल धक धक कर रहा था। आंसू अब रुखसारों से बहकर उसकी गर्दन तक पहुंच चुके थे। मैं सिर्फ एक मौका चाहती थी, अपनी मेहनत को जाया नहीं करना चाहती थी। मैं घुट घुट के जी रही हूं शहरयार भाई, प्लीज मेरी बात तो सुनिए। शहरयार ने तंजिया का हक मारा। मेहनत? तुम जैसी लड़कियां मेहनत के नाम पर बेहयाई का परचम बुलंद करती हैं। नौकरी? क्या कमी है तुम्हें? कपड़े, जेवर, गाड़ी, नौकर, सब कुछ तो है। फिर क्या चाहिए तुम्हें? आजादी। जमल की आवाज रूंध गई। मुझे सिर्फ अपनी जिंदगी अपने तरीके से जीने का हक चाहिए। मैं किसी का बोझ नहीं बनना चाहती। शहरयार ने गुस्से से स्टीयरिंग पर मुक्का मारा। गाड़ी एक झटके से थोड़ी सी डगमगाई। बकवास बंद करो जमल, अब एक लफ्ज और कहा तो घर जाकर तुम्हारा दिमाग ठिकाने लगा दूंगा। नौकरी करनी है? पहले तुम्हें घर के काम सीखने चाहिए। तुम्हें क्या लगता है ये सब तुम खुद से तय करोगी? जमल सिसकियां ले रही थी। उसका सांस उखड़ रहा था। प्लीज किसी को मत बताइएगा। अम्मा जान को, बाबा को कुछ मत कहिएगा, वो टूट जाएंगे। मैं सिर्फ उनके लिए कुछ बनना चाहती थी। शहरयार ने नजर उस पर दौड़ाई। उसकी आंखों में अब भी वही गुस्सा था, वही झुलसा देने वाला घमंड। अगर तुम मेरे खानदान की इज्जत हो तो याद रखो, तुम्हें मेरी मर्जी से जीना होगा, वरना तुम्हारी जिंदगी का हर दरवाजा बंद कर दूंगा। जमल ने रुख मोड़ लिया। चुपचाप आंसू पोंछने लगी।
अब वो जान चुकी थी, उसकी आवाज़, उसकी ख्वाहिश, उसकी आज़ादी, सब कुछ किसी और के हाथों की जंजीर में था, और वो जंजीर आज और भी कस गई थी। गाड़ी एक झटके से पोर्च में रुकी थी। उसने गाड़ी का दरवाज़ा जोर से खोला और जमल का बाजू सख्ती से थामकर बाहर खींचा। शहरयार अफंदी की गिरफ्त जमल के बाजू पर इतनी सख्त थी कि उसकी कलाई सुर्ख पड़ चुकी थी। वो उसे घसीटता हुआ अंदर ले आया। उसके कदम लड़खड़ा रहे थे, बाल बिखरे हुए थे और आंखें आंसुओं से नम थीं। उसके कपड़े, जो अभी चंद लम्हे पहले आईने के सामने वक़ार से चमक रहे थे, अब खानदानी गैरत के माथे पर बदनुमा दाग समझे जा रहे थे। आज तो हिसाब लेकर ही रहूंगा, शहरयार गर्राया, और जैसे ही लॉन्स में कदम रखा, सामने अपने चाचू नवाब सिद्दीकी साहब को पाया। वो अखबार पढ़ रहे थे, मगर शहरयार की आवाज़ और दरवाजे की धमाकाखेज चिटक ने उनकी तवज्जो खींच ली। वो चौंक कर उठे और अगले ही लम्हे शहरयार ने जमल को उनके कदमों में धकेल दिया। देख लें चाचू, ये है आपकी बेटी, नवाब सिद्दीकी की बेटी, इस हवेली की इज्जत, इस खानदान की पहचान। देखें जरा कैसे कपड़े पहनकर गई थी और कहाँ जा रही थी। जमल जमीन पर गिरी सिसकियां ले रही थी। उसकी नज़रें अपने बाप की तरफ थीं, जिनकी आंखों में हैरत, दुख और सख्ती की एक खामोश लहर दौड़ गई थी। उनकी नज़रें अपनी बेटी पर जैसे जमसी गई थीं, वो खुद भी लम्हे भर को साकित हो गए। उनकी उंगलियों से अखबार फिसलकर फर्श पर आ गिरा। ये क्या है जमल? उनकी आवाज़ बहुत धीमी मगर लरजती हुई थी। जमल कुछ कहने की हिम्मत न कर सकी, सिर्फ हिचकियों में जवाब दफन हो गया। वो बाप की निगाह में शर्मिंदगी बन चुकी थी, और शायद ये एहसास ही सबसे ज्यादा तकलीफदेह था। उधर घर के बाकी अफराद, अम्मा जान, फुफ्फो, मुलाजमाएं, सब कमरे में जमा होना शुरू हो चुके थे। सरगोशियां हो रही थीं, नज़रों में हैरत और तासुर था। करण ने तंजिया मुस्कान छुपाने की कोशिश भी नहीं की। सिद्दीकी साहब ने एक गहरी सांस ली। उनका चेहरा संजीदा और सर्द हो गया। उन्होंने कोई लफ्ज नहीं कहा, सिर्फ एक सख्त निगाह जमल पर डाली और हाथ के एक इशारे से उसे ऊपर जाने का हुक्म दिया, क्योंकि लॉन्स में काफी मुलाजिम भी आ चुके थे और वो नहीं चाहते थे कि उनकी बेटी की इज्जत की धज्जियां इस तरह उड़ाई जाए। कुछ दिन बाद उसकी शादी थी और वो अपनी बेटी को महफूज करना चाहते थे। जाओ कमरे में। आवाज रुकी रुकी सी थी, जैसे दिल को काटते हुए निकली हो। शहरयार ने कदम आगे बढ़ाया। चाचू, नहीं, ऐसे नहीं, बस। शहरयार, सिद्दीकी साहब ने हाथ उठाकर उसे खामोश करा दिया। काफी हो गया। जमल होंठ काटती, दिल की धड़कनें गिनती, अपने आंसू छुपाती वहां से उठी। उसके कदम लड़खड़ा रहे थे, लेकिन अब वो अपने कमरे की तरफ बढ़ रही थी। हर कदम के साथ उसकी पीठ पर दर्जनों नज़रों की चुभन थी, मगर अब उसकी हिम्मत जवाब दे चुकी थी। वो एक बेटी थी जो अपने साथ सपने लेकर निकली थी, लेकिन अब सिर्फ इल्ज़ाम ओढ़कर लौटी थी, और ऐसा इल्ज़ाम जिसमें सिर्फ और सिर्फ बेइज्जती थी। वक्त धीरे धीरे गुजर रहा था। जमल कमरे के फर्श पर दो झानू बैठी थी। उसकी आंखें रो रो कर सूज चुकी थीं और चेहरा सुर्ख हो रहा था। आंसू थमने का नाम ही नहीं ले रहे थे, जैसे दिल के अंदर जमा हर गम बारिश बनकर आंखों से बह रहा हो। वो कभी अपने बाजू को सहलाती, कभी हिचकियों में गुम हो जाती। उसे यकीन नहीं आ रहा था कि उसने कितनी जिल्लत झेली। अगर शहरयार अपनी औकात में रहता, चुप रह जाता, तो कितना अच्छा होता। लेकिन ना उस आदमी ने सुना और ना उसने सुनने दिया। वो इन्हीं उलझनों में थी जब साइड टेबल पर रखे मोबाइल की स्क्रीन चमकी और फिर बेल बजने लगी। जमल ने अपनी नम आंखों से स्क्रीन देखी। जोया का नाम चमक रहा था। वो फौरन फोन उठा लेती है। हेलो जमल, ये क्या हुआ था? जोया की घबराई हुई आवाज आई। कौन था वो लड़का जो तुम्हें इस तरह खींच कर ले गया? मैं कुछ समझ ही नहीं पाई। मैंने बीच में इसलिए दखल नहीं दी क्योंकि लगा शायद तुम्हारा कोई करीबी है, मगर तुम ठीक तो हो? जमल का गला भर आया। उसने मुश्किल से आवाज संभाली। वो शहरयार था, मेरा कज़न बाबा का भतीजा। कंपनी में वही इंटरव्यू ले रहा था, और जैसे ही उसने मुझे देखा, सब कुछ तबाह हो गया। जोया की आवाज में हैरानी और गुस्सा दोनों शामिल हो गए। क्या? तुम्हारा कज़न इंटरव्यू पैनल पर था और उसने तुम्हारे साथ ये सब किया? जमल, तुमने बताया भी नहीं कि वो इतना शिद्दत पसंद है। मैं खुद नहीं जानती थी जोया, बस जैसे ही उसने मुझे देखा, गुस्से से पागल हो गया। मुझ पर चिल्लाया, थप्पड़ मारा, फिर जबरदस्ती गाड़ी में डालकर हवेली ले आया।
बाबा के सामने जमीन पर धकेल दिया और सबके सामने मेरी बेइज्जती की। जोया का दिल बैठने लगा। ओह माय गॉड, जमल, तुम ठीक हो? बाबा ने कुछ कहा? नहीं, बस एक इशारा किया कि मैं कमरे में चली जाऊं। मगर जोया, उनकी आंखों में जो खामोशी थी वो चीखों से ज्यादा दर्दनाक थी। मुझे लगा जैसे उन्होंने मेरा वजूद ही ठुकरा दिया हो। वो इतनी आसानी से मुझे माफ नहीं करेंगे, मैं उन्हें जानती हूं। उनकी ये खामोशी आने वाले तूफान का पेशखैमा है। ये खामोशी मेरी जान ले रही है। पता नहीं क्यों जोया, मुझे लग रहा है वो कुछ बड़ा प्लान कर रहे हैं। मेरा दिल बहुत बेचैन हो रहा है। सुबह से रात होने को आई है, सिर्फ नौकरानी खाना देने आई थी। न मम्मी आई, न बाबा। मुझे बहुत डर लग रहा है जोया, सब कुछ मेरे हाथ से फिसल गया। मैं क्यों गई नौकरी के लिए? काश शादी के बाद अपने शौहर से कहती, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है जोया, मैं अब क्या करूं? अभी वो बात कर ही रही थी कि दरवाजा चरचराया और करण अपनी मशहूर नकछड़ी चाल के साथ अंदर दाखिल हुई। उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी जो झमल के दिल को चीर रही थी। माय स्वीटहार्ट कजन, करण ने बनावटी मोहब्बत से लबरेज आवाज में कहा। मुबारक हो, तुम्हारी इस छोटी सी जुर्रत पर मामू जान ने जबरदस्त कदम उठाया है। वो कड़वाहट भरी हंसी हंसी झमल का सुकून उड़ा चुकी थी। उसने फोन काट दिया। वो जोया के सामने उस लड़की से बात नहीं करना चाहती थी। जमल ने चुपचाप सर उठाया। उसकी आंखों में हैरानी और डर की मिलीजुली छाया थी। क्या मतलब? करण ने अपने नाखून देखते हुए जैसे बम गिरा दिया। वो जो शादी 3 महीने बाद तय थी तुम्हारी, अब सिर्फ 1 हफ्ते बाद हो रही है। हाँ हाँ, बिल्कुल सही सुना तुमने। अब तैयारी शुरू करो। लाल जोड़ा, मेहंदी के गाने, ससुराल के ख्वाब और वो सब सपने जो तुमने यूनिवर्सिटी के गलियारों में देखे थे, उन पर फातिहा पढ़ लो। वो फिर से हंसी और इस बार उसकी हंसी में खुशी नहीं, झर था, जमल की बर्बादी का झर। जमल की आंखें फैल गईं, उसका दिल जैसे किसी ने मुट्ठी में भींच लिया हो। ये क्यों? क्यों? करण ने तंजिया अंदाज में कहा। अरे भई, जो तमाशा तुमने आज लगाया वो कम था। शहरयार को भी अपनी इज्जत बचानी थी और मामू जान को भी। नौकरी के ख्वाब में तुमने जो कारनामा कर दिखाया है, उसकी सजा तो मिलनी ही थी। इतने वाहियात कपड़े, अल्लाह अल्लाह! मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि मामू की ये नकली शरीफ बेटी इतना गिरा हुआ कदम उठा सकती है। जमल ने लब खोले, कुछ कहना चाहा, मगर लफ्ज गले में अटक गए। करण ने एक कदम आगे बढ़ाकर और झर उगला। तुम जैसी लड़कियां अगर पढ़ भी जाएं तो अकल उड़ जाती है। तुम्हें नौकरी की क्या जरूरत थी? सब कुछ तो था तुम्हारे पास। हाँ, बस इज्जत नहीं संभाली गई ना। यूनिवर्सिटी गई भी तो क्या साबित करने कि तुम भी कुछ बन सकती हो। और देखो, मामू जान ने तुम्हें बना ही दिया दुल्हन। वो फिर से हंसी और इस बार जमल की आंखों से आंसू बह निकले, मगर उसने सब कुछ सब्र से सुना। वो इस लड़की के मुंह नहीं लगना चाहती थी, इसलिए खामोश रही। करण ने आखिरी तीर भी छोड़ा। अब बस अपनी शादी की फिक्र करो और देखो, इस बार कोई ड्रामा मत करना, वरना अगला थप्पड़ शहरयार का नहीं, मामू जान का होगा। यह कहते हुए करण मुड़ गई और उसी नखरीली चाल में दरवाजा बंद करती चली गई। जमल एक पल के लिए साकित बैठी रही, जैसे वक्त थम सा गया हो। फिर धीरे धीरे उसने अपना सर दोनों हाथों में गिरा लिया। एक सिसकी बेसाख्ता लबों से निकली। आंसू फिर से बहने लगे। दिल में बेशुमार सवालात थे, पर किसी का जवाब नहीं था। वो क्या करे, कहाँ जाए? उसके ख्वाब, उसकी मेहनत, सब कुछ 1 हफ्ते की कज़ैद में बंद किया जा रहा था। कमरे की खामोशी में सिर्फ उसके आंसुओं की आवाज़ गूंज रही थी, जैसे उसके दिल की चीखों का तर्जुमा हो। वो नहीं करना चाहती थी नौकरी, लेकिन शादी के लिए भी वो अभी राजी नहीं थी। मगर ये बात कोई समझने को तैयार ही नहीं था। उसे समझ आ गया था उसके अब्बा की खामोशी क्यों थी। उसका नतीजा देख उसे अपना आप खत्म होता हुआ महसूस हो रहा था। अभी वो इन्हीं सोचों में गुम थी जब अचानक मोबाइल की स्क्रीन रोशन हुई और खास रिंगटोन ने खामोशी का सिलसिला तोड़ दिया। स्क्रीन पर जोया का नाम चमक रहा था। जमल ने तेजी से फोन उठाया और कॉल रिसीव की। हाँ जोया, उसकी आवाज टूटती हुई सी थी। क्या हुआ? तुमने मेरी कॉल क्यों काट दी थी? जोया की परेशान सी आवाज उभरी। जमल ने एक गहरा सांस लिया। करण आई थी, तुम्हें पता है? उसने आते ही एक धमाका कर दिया। वो बोल रही थी कि मेरी शादी जो 3 महीने बाद थी, वो अब सिर्फ 1 हफ्ते बाद होने जा रही है। शहरयार ने सबको बता दिया है। जोया, मैं बहुत परेशान हूं। फोन के दूसरी तरफ चंद लम्हों की खामोशी छा गई।
जोया की सांसें सुनाई दे रही थीं, फिर वो बोली, जमल, तुम वहां से भाग जाओ, मैं तुम्हें पिक कर लूंगी। बस तुम निकलना, मैं पहुंच जाऊंगी तुम्हारे दरवाजे पर। इस तरह तुम बर्बाद हो जाओगी यार। जमल ने चौंक कर आंखें फैलाईं। क्या? नहीं जोया, ये मुमकिन नहीं। मैं ऐसा कुछ नहीं कर सकती। मैं अपने अब्बा को, अपने घर को यूं छोड़कर नहीं जा सकती। वो बेइज्जत हो जाएंगे। जमल, जोया की आवाज में अब हल्की सी झुंझलाहट थी। ये लोग तुम्हारी जिंदगी तबाह कर रहे हैं। तुम्हें बचपन से लेकर आज तक कैद में रखा, अब तुम्हारी बाकी की जिंदगी को भी बर्बाद करना चाहते हैं। कोई गलती तुमसे नहीं हुई, तुम सिर्फ नौकरी के लिए गई थीं, मगर सज़ा तुम्हें ऐसी मिल रही है जैसे कोई बड़ा जुर्म किया हो। पर जमल कुछ बोलने ही वाली थी कि जोया की आवाज में बगावत की चिंगारी थी। जब कोई तुम्हारे साथ गलत करे तो तुम्हें हक है बगावत का, तुम्हें हक है जिंदगी जीने का। तुम कोई खिलौना नहीं हो जिसे जब चाहा जैसे चाहा काबू कर लिया। तुम्हारी तालीम, तुम्हारे ख्वाब, तुम्हारा हौसला, सब कुछ मिट्टी में मिला रहे हैं ये लोग। जमल की आंखें आंसुओं से भरने लगीं। उसके दिल में बरसों से दबी हुई तकलीफ जैसे जोया की बातों ने बाहर निकाल दी हो। वो चंद लम्हे खामोश रही, बस दिल की धड़कनें तेज थीं। फिर उसकी आवाज बहुत धीमी मगर फैसलाकुन हुई। ठीक है, मैं कल यहां से चली जाऊंगी। तुम किसी भी तरह आ जाना मुझे लेने के लिए, मैं तैयार रहूंगी। जब मैं अब्बा से दूर होंगी तब उन्हें एहसास होगा कि जुदाई होती क्या है, ख्वाब टूटना किसे कहते हैं, बेइज्जती किस बला का नाम है। जोया की सांस जैसे हल्की हुई। पक्का? पक्का? झमल ने आहिस्तगी से कहा। फोन बंद हुआ तो झमल ने आंखें बंद कर लीं। एक फैसला था जो उसकी रूह को झंझोड़ रहा था, मगर अब वो थक चुकी थी रोने, सहने और सहमने से। अब शायद बगावत ही उसकी आज़ादी का वाहिद रास्ता थी। करण बचपन से उसके साथ रही थी। उसके अब्बा के इंतकाल के बाद फूफू उनके घर ही आ गई थीं। जरमीन फूफू ने तो उसे कभी परेशान नहीं किया था, लेकिन न जाने क्यों करण को हमेशा उससे जलन रही थी, और ये जलन उसे हमेशा कुछ न कुछ करने पर उकसाती ही रहती थी। लेकिन वो हमेशा नज़रअंदाज करती रही। लेकिन अब उसकी ये तंजिया बातें उसकी बर्दाश्त से बाहर थीं, इसलिए वो हर एक से दूर जाना चाहती थी, इतना दूर कि कोई उस तक पहुंच ही न सके। और जब वो कामयाब हो जाएगी तब खुद लौट आएगी, और उसे यकीन था उसके अब्बा उसे कबूल कर लेंगे, और न भी करें तो उसे फर्क नहीं पड़ना था, क्योंकि जितनी तकलीफ वो इस हवेली में रहते हुए बर्दाश्त कर चुकी थी, अब उसकी इंतहा हो गई थी। वक्त धीरे धीरे गुजरता जा रहा था। अगली सुबह का सूरज पूरी आब-ओ-ताब से चमका था। दोपहर की खामोशी हवेली के लॉन पर छाई हुई थी। जमल का दिल तेजी से धड़क रहा था, जैसे पसलियां तोड़कर बाहर आ जाएगा। सांस उखड़ी हुई थी और हर कदम जैसे बोझिल होता जा रहा था। वह अपने कमरे से निकली तो कदम खुद ब खुद पोर्च की ओर बढ़ने लगे। नजर बार बार दरवाजे की तरफ जाती, जैसे कोई अभी रोक लेगा, मगर हवेली की राहदारी में सन्नाटा पसरा हुआ था। पोर्च में पहुंचकर उसने एक नौकर को देखा जो लॉन की सफाई में व्यस्त था। वह तेजी से उसके करीब पहुंची, आवाज में घबराहट साफ झलक रही थी। वो जुनैद कहाँ है? नौकर ने चौंक कर उसे देखा, फिर अदब से बोला, बीबी जी, वो सर्वेंट क्वार्टर में गए हैं, शायद कपड़े बदलने। जमल ने एक पल रुककर गहरी सांस ली, जैसे खुद को किसी बड़े फैसले के लिए तैयार कर रही हो। ठीक है, तुम अपना काम करो, कहकर वह मुड़ी और तेज कदमों से सर्वेंट क्वार्टर की ओर बढ़ने लगी। दिल की धड़कन अब पहले से भी ज्यादा तेज हो गई थी। जुनैद को वह बाकी नौकरों से ज्यादा जानती थी, क्योंकि पिछले 1.5 साल से वही हर काम में उसके साथ था। कभी बाजार जाना हो, कभी दवा मंगवानी हो, या फिर कोई जरूरी काम हो, हमेशा खामोशी और वफादारी से उसे पूरा करता आया था। दरवाजे पर पहुंचकर झमल ने हल्की सी दस्तक दी और दरवाजा खोलकर अंदर दाखिल हुई। कमरे में एक हल्की सी गंध फैली हुई थी, जिसमें मर्दाना परफ्यूम और पसीने की मिलीजुली महक थी। जुनैद अचानक चौंक गया, क्योंकि वह बिना शर्ट के खड़ा था। जमल के कदम एकदम रुक गए और उसकी नजरें जमीन पर जम गईं। बीबी जी, जुनैद जल्दी से पीछे हटते हुए अपनी शर्ट उठाने लगा। मैं बस अभी कपड़े बदल रहा था। आप? जमल ने आंखें नीचे रखते हुए कहा, मैं बस तुमसे एक काम के लिए आई हूं, तुम्हें एक बात कहनी है। जुनैद ने जल्दी से शर्ट पहनी, चेहरे पर उलझन और हैरानी दोनों साफ थे। जी हुक्म करें, आप परेशान लग रही हैं। सब खैरियत तो है ना? कहीं जाना है या फिर कोई काम है?
उसने प्रोफेशनल अंदाज में पूछा। जमल ने मुश्किल से खुद को संभालते हुए एक नज़र उस पर डाली, फिर नज़रें चुरा लीं। मुझे कल सुबह शहर जाना है, बहुत ज़रूरी काम है, मुझे कोई नहीं जानता वहाँ पर। बस तुमसे इतनी सी मदद चाहिए कि मुझे रात को बाहर जाने दो और किसी को पता न चले। जुनैद कुछ पल खामोश रहा, जैसे वह इस बात का वज़न तौल रहा हो, फिर धीरे से बोला, बीबी जी, आप जानती हैं ना, ये कितना बड़ा रिस्क है। अगर किसी ने देख लिया तो। आप घर से भागना चाह रही हैं? उसकी आंखों में हैरानी थी। हाँ, उसे भी इस बात का इल्म हो चुका था कि जमल के साथ कितनी बड़ी नाइंसाफ़ी की जा रही है, लेकिन वह इस हक में बिल्कुल नहीं था कि वह भागे। मुझे पता है, वह जल्दी से बोली, लेकिन तुम मेरे इकलौते भरोसेमंद इंसान हो। बस एक बार, सिर्फ एक बार मेरी मदद कर दो। बहुत जोड़ने के दर पर आ गई थी। जुनैद ने एक नज़र उसके चेहरे पर डाली, जहां परेशानी और उम्मीद दोनों झलक रहे थे। फिर धीरे से सिर हिलाया। ठीक है बीबी जी, आप पर कुछ नहीं आने दूंगा, बस वक्त बता दीजिए। जमल की आंखों में नमी उतर आई। रात 12 बजे पीछे वाले दरवाजे से निकलूंगी। ठीक है, मैं तैयार रहूंगा, जुनैद ने संक्षिप्त जवाब दिया। जमल एक आखिरी नज़र उस पर डालकर वापस मुड़ गई, दिल में हजारों सवाल, मगर एक हल्की सी उम्मीद भी। शायद अब उसकी रिहाई की घड़ी आ पहुंची थी, लेकिन जानती नहीं थी कि यह घड़ी रिहाई की नहीं, बल्कि एक मुकम्मल कैद की थी। एक ऐसी कैद जिसमें सिर्फ और सिर्फ रूसवाई थी। रात की तारीकी हवेली पर छा चुकी थी। कमरों की रोशनियां मध्यम पड़ रही थीं, मगर झमल के कमरे में जलता बल्ब उसकी हालत की गवाही दे रहा था। वह तेजी से बैग में कपड़े रख रही थी, हाथ कांप रहे थे, आंखें बार बार दरवाजे की तरफ उठ जातीं, दिल की धड़कन किसी तेज ढोलक की तरह बज रही थी। हर चीज बेतरतीब थी, जैसे उसकी जिंदगी। अचानक कमरे का दरवाजा एक झटके से खुला। जमल का दिल दहल गया। उसने गर्दन घुमाकर देखा और कदमों तले जमीन खिसक गई। दरवाजे पर सिद्दीकी साहब खड़े थे, आंखों में अंगारे, चेहरा लाल, सांसें भारी। उनके हाथ में एक मुड़ा हुआ खत था। जमल के होंठ कांपने लगे। वह कुछ कह भी न सकी कि अगले ही पल सिद्दीकी साहब तेज कदमों से आगे बढ़े और उसके चेहरे पर एक जोरदार थप्पड़ मारा। जमल पीछे को लड़खड़ाई, आंखों में हैरानी, चेहरे पर अजीब सी पीड़ा की छायाएं। इसी दिन के लिए तुम्हें पाला था हमने, इसीलिए तुम्हें तालीम दी थी कि 1-2 टके के ड्राइवर के साथ भागने की प्लानिंग करो। वो चीखे। उनकी आवाज में न सिर्फ गुस्सा था, बल्कि एक बाप के टूटे हुए ख्वाबों का दर्द भी था। जम्मल का गला सूख चुका था, आवाज नहीं निकल रही थी। सिद्दीकी साहब ने हाथ में पकड़ा हुआ खत उसके सामने लहराया। ये क्या बकवास है? तुमने ये खत लिखा है? जुनैद से मोहब्बत? उसके साथ भाग रही हो? तुम्हारा दिमाग ठीक है? तुम जानती हो तुम्हारा रिश्ता टूट चुका है, पूरा खानदान तमाशा बन चुका है। जमल ने कांपते हाथों से खत लिया, आंखों में नमी तैरने लगी। बाबा, मैंने कुछ नहीं लिखा, ये झूठ है। मैं भागने का सोच रही थी, लेकिन जुनैद के साथ नहीं। लेकिन सिद्दीकी साहब ने उसकी एक न सुनी। चुप, एक लफ्ज और नहीं। हमने तुम्हें नाजों से पाला और तुमने क्या किया? अपनी मर्जी से शादी करनी है, मोहब्बत के चक्कर चलाने हैं, और वो भी एक ड्राइवर के साथ। उसी लम्हे झमल की निगाह दरवाजे के पीछे पड़ी। वहां करण खड़ी थी, चेहरे पर फतेह की मुस्कान, आंखों में झर घुला हुआ। एक पल में जमल को सब समझ में आ गया। ये खत, ये साजिश, सब करण का बिछाया हुआ जाल था। बाबा, ये खत मैंने नहीं लिखा, ये करण ने लिखा है। वो मुझे बदनाम करना चाहती है, मुझे इस रिश्ते से बचाने के लिए। मैं बस कर दो जमल, सिद्दीकी साहब दहाड़े। अब तुम दूसरों पर इल्जाम लगाओगी अपने जुर्म से बचने के लिए? ये खत तुम्हारे बैग से निकला है। तुम कुछ भी कहो, अब कुछ फर्क नहीं पड़ता। तुमने हमारी इज्जत मिट्टी में मिला दी, सब तबाह कर दिया। मुझे शर्म आती है कि तुम मेरी बेटी हो। जमल रोती रही, सफाई देती रही, मगर सिद्दीकी साहब का चेहरा अब पत्थर की तरह सख्त हो चुका था। उन्होंने एक आखिरी ठंडी नज़र झमल पर डाली और दरवाज़ा जोर से बंद करके बाहर निकल गए। जमल जमीन पर गिर गई, हाथों में खत, आंखों में करण का चेहरा और दिल में एक ऐसा जख्म जो अब शायद कभी नहीं भरेगा। थोड़ी ही देर गुजरी थी जब एक नौकर उसे नीचे बुलाने आ गया था। महफिल सज चुकी थी और अब उसकी कब्र तैयार की जा रही थी।
लॉन्स की फिजा गैरमामूली तौर पर बोझिल थी, जैसे हर सांस में एक तूफान दबा हुआ हो। बड़े सोफे पर सिद्दीकी साहब बैठे थे, चेहरा सख्त और आंखें सुलगती हुईं। खानदान के दूसरे लोग भी एक एक करके वहां जमा हो चुके थे। खामोशी ऐसी कि दीवारें भी शायद चीखने लगतीं। जमल सर झुकाए नम आंखों के साथ एक तरफ खड़ी थी। वो बार बार अपने बाबा की तरफ देखती, होंठ थरथराते, लेकिन अल्फाज उसकी पकड़ से बाहर होते जा रहे थे। उसे बिल्कुल यकीन नहीं आ रहा था कि उसके साथ क्या हो गया है। उसने क्या सोचा था और क्या होता जा रहा था, सब कुछ उसके खिलाफ हो गया था। पहले शहरयार आफंदी के रवैये ने बाबा को तकलीफ दी और अब इस खत ने सब कुछ तबाह कर दिया था। रिश्ता टूट जाना कोई आसान बात नहीं थी। इस रिश्ते के टूटने की खबर अब पूरे खानदान में फैलेगी और उनके खानदान की इतनी बदनामी होगी जिसकी कोई हद नहीं थी। यही बात अब उसे भी तकलीफ दे रही थी। जुनैद को भी बुला लिया गया था। वो आहिस्ता कदमों से लॉन्स में दाखिल हुआ, निगाह झुकी हुई, हाथ पीछे बंधे, चेहरे पर शर्मिंदगी का साया। जमल की निगाह जैसे ही उस पर पड़ी, वो एक कदम आगे बढ़ी। बाबा, प्लीज मेरी बात सुनिए। मैं सच कह रही हूं, मैं यहां से बस नौकरी के लिए जाना चाहती थी। मुझे किसी से मोहब्बत नहीं है, जुनैद से भी नहीं। मैंने बस उससे मदद मांगी थी, और कुछ नहीं। उसकी आवाज आंसुओं में घुलती जा रही थी। मैं सिद्दीकी की बेटी हूं। मैं ऐसे कैसे किसी मामूली ड्राइवर से मोहब्बत कर सकती हूं बाबा? आप खुद सोचिए, आप खुद समझदार हैं, इतने बड़े रईस हैं, बिजनेसमैन हैं। आप क्यों नहीं समझ रहे कि मैं झूठ नहीं बोल रही? मुझ पर इल्जाम लगाया जा रहा है, बाबा आपकी बेटी को फंसाया जा रहा है। अब तो समझिए। वो एकदम तड़प कर बोल उठी थी। सिद्दीकी साहब ने सख्ती से उसकी बात काट दी। बस, अब और झूठ मत बोलो जमल। तुम्हारे झूठ और शर्मिंदगी से मेरी बर्दाश्त खत्म हो चुकी है। वो कुछ और कहते, उससे पहले ही जमल जुनैद की तरफ मुड़ी। तुम बताओ ना, जुनैद, सच बताओ बाबा को कि हमने कुछ गलत नहीं किया, प्लीज। सबकी निगाहें अब जुनैद पर टिकी थीं, जैसे पूरा खानदान उसके लब हिलने का मुंतजिर हो। लेकिन जुनैद, वो बिल्कुल खामोश रहा, होंठ सिले हुए, आंखें झुकी हुईं, सांसें बेकाबू। जमल का दिल जैसे टूट कर बिखर गया। उसकी आंखें भर आईं, आवाज कांप गई। तुम क्यों खामोश हो? क्यों कुछ नहीं बोल रहे? तुम्हें पता है ना, ये सब झूठ है। ये सब बातें मुझ पर इल्जाम के तौर पर लगाई जा रही हैं। तुम कितने में बिक चुके हो जुनैद? तुम क्यों मेरे साथ ऐसा कर रहे हो? वो एकदम उसके सीने पर थप्पड़ मारते हुए बोल पड़ी थी, लेकिन जुनैद की खामोशी ने जैसे सब पर मुहर लगा दी। अब सिद्दीकी साहब का फैसला आखिरी था। बस बहुत हो चुका। अभी इसी वक्त तुम दोनों का निकाह होगा। उनकी आवाज गूंज उठी। हम अब और इस परिवार में बेहूदगी बर्दाश्त नहीं करेंगे। बहुत अग है तुम में अब। इसी के साथ तुम्हें मैं रुखस्त करूंगा। सारी जिंदगी में तुमसे अब मुंह मोड़ लूंगा। मेरा तुमसे कोई वास्ता नहीं रहेगा। सब चौंक गए, मगर कोई विरोध करने की हिम्मत न कर सका। खानदानी इज्जत, गैरत और सामाजिक रिवाजों ने उनके फैसले के पक्ष में दीवार बना दी। मौलवी साहब को तुरंत बुलाया गया। जमल अब भी सकते की हालत में था, उसके कानों में जैसे सीसा पिघला कर डाला जा रहा हो। आंखें लगातार जुनैद को देख रही थीं, जो अब भी कुछ कहने से कासिर था। कुछ ही पल में निकाह के लिए इंतजाम हो गया। कमरे के एक कोने में मौलवी साहब बैठे थे, सामने सिद्दीकी साहब, जुनैद और खानदान के कुछ बड़े बुजुर्ग। सवाल पूछा गया और जुनैद ने सिर हिलाकर स्वीकार कर लिया। जमल की जबान कांप रही थी, मगर उसने भी कबूल है के शब्द दोहराए, जैसे उसकी रूह इससे पहले ही उससे अलग हो चुकी हो, क्योंकि अब सब कुछ हाथ से निकल चुका था। बिना वजह के विरोध करना अब बेकार था। निकाह पूरा होते ही सबने गहरी सांस ली, लेकिन जमल की सांस जैसे रुक गई हो। वह वहीं बैठी थी, आंखें बेजान, आंसू बेकाबू। उसकी जिंदगी का सबसे अहम फैसला उसकी मर्जी के बिना तय किया गया था, और वह जिसे अपना हमराज समझती थी, वही खामोशी का खंजर उसके सीने में घोंप चुका था। उसने एक नज़र करण पर डाली, जो वाकई परेशान नजर आ रही थी। उसे यही लगा था कि सिर्फ और सिर्फ बेइज्जती होगी, लेकिन उसे यह अंदाज़ा नहीं था कि उसका निकाह ही पढ़ा दिया जाएगा। अभी वह अपने अतीत के ख्यालों में खोई हुई थी कि अचानक कमरे के दरवाजे की चरचराहट से वह हाल में लौटी। कमरे में धीमी रोशनियों का जाल बिछा हुआ था।
दीवारों पर साए नाच रहे थे और पर्दे हवा के नरम झोंकों से थोड़ा थोड़ा सरक रहे थे। उसी समय दरवाज़ा हल्के से चरचाते हुए खुला। जुनैद अंदर दाखिल हुआ। सफ़ेद शलवार कमीज में लिबासित, साधारण मगर बेहद आकर्षक लग रहा था। उसका चेहरा शांति से भरा हुआ था, जैसे उसने सब कुछ स्वीकार कर लिया हो। कदम दर कदम वह जमल की तरफ बढ़ा। जमल ने चौंक कर उसकी तरफ देखा, जैसे दिल ने एक पल के लिए रुक जाने की कोशिश की हो। वह उसके पास आकर बैठ गया। जमल एकदम पीछे खिसक गई। आंखों में हैरानी और दिल में बेचैनी थी। जुनैद ने धीरे से उसका हाथ थामा। उसके स्पर्श में नरमी थी, एक अनकही सी सुरक्षा। कुछ पल वह खामोश रहा और फिर उसकी तरफ देखकर बोला, तुम अकेली नहीं हो। जो भी हो चुका है उसमें यकीनन खुदा की कोई मसलहत होगी, उसने धीरे से कहा। नजरें जमल के चेहरे पर जमाए। जमल का चेहरा एकदम तप गया। वह गुस्से से बोली, कोई मसलहत नहीं थी उसमें। तुम्हारी खामोशी ने सब कुछ बर्बाद कर दिया। अगर तुम बोलते बस एक शब्द, शायद सब कुछ बच सकता था। लेकिन तुम बेवजह खामोश रहे और तुम्हारी खामोशी मुझे कुछ समझ नहीं आ रही। जुनैद ने कुछ नहीं कहा, बस नजरें झुकी रखी और फिर धीरे से सिर उठाकर उसे देखा। जमल के अल्फाज में गुस्सा था, लेकिन आंखों में आंसू। वह कहना चाहती थी कि वह टूट चुकी है, मगर जबान नहीं हिलती थी। वह कुछ और कहने ही वाली थी कि जुनैद और करीब हो गया। जमल के होंठ कांपे, सांस रुक गई, दिल की धड़कन बेतरतीब हो गई। वह उसे देखने लगी जैसे पहली बार देख रही हो। उसकी आंखों में वही गहराई थी जिसमें इंसान खुद को खो देता है। जमल, शायद हम दोनों के नसीब में यही लिखा था, जुनैद ने नरमियत से कहा। जमल ने नजरें चुराईं, मगर दिल ने इनकार नहीं किया। वह विरोध करने लगी, मैं तुम्हारे पास नहीं आना चाहती। तुम्हारे साथ मुझे कोई ताल्लुक नहीं बनाना। उसकी पहली ही पेशकश उसने नकार दी थी, लेकिन जुनैद का लहजा, उसकी मौजूदगी, उसकी खामोश अपनत्व हर दीवार को धीरे धीरे गिरा रही थी। वह जबरदस्ती नहीं कर रहा था, वह सिर्फ पास आ रहा था, जैसे बरसों की दूरी मिटाने आया हो। जमल ने विरोध किया, धकेलने की कोशिश की, लेकिन जुनैद की नर्म मगर प्रभावी नज़दीकी के सामने वह हार गई। थक हार कर अब वह खुद को उसके हवाले कर चुकी थी। न कोई जबरदस्ती, न कोई दबाव, सिर्फ एक खामोश रजामंदी, एक सुपुर्दगी जो शब्दों के बिना भी मुकम्मल थी। कमरे की हवा बदल चुकी थी। इन दोनों के बीच एक नया रिश्ता जन्म ले चुका था। जुनैद का करीब आना वह रोक नहीं पाई थी। आधी रात के वक्त वह थोड़ा हैरान भी हुई थी। इतना मजबूत जिस्म किसी ड्राइवर का नहीं हो सकता था, लेकिन उसने अपना सिर झटका। सुबह की नरम रोशनी कमरे के पर्दों से झांकती अंदर आ रही थी। जमल की आंखें धीरे धीरे खुलीं, लेकिन दिल की बेचैनी रात की शरणों से कहीं ज्यादा गहरी थी। उसका वजूद बेचैनी में डूबा हुआ था, जैसे किसी ने उसकी रूह को बेकरारी की आग में झोंक दिया हो। वह तकिए पर पड़े अपने हाथों को घूरती रही। दिल में सवालों की गूंज थी। मैंने ये क्या कर दिया? किसके साथ? क्यों? क्या ये सब होना चाहिए था? ये सब कुछ उसके ख्वाबों में कभी नहीं था। एक अनजाना सा डर, एक अनजाने भविष्य का बोझ उसके कंधों पर आ गिरा था। एक मलाहम, एक गरीब इंसान से मेरी शादी? उसके दिमाग में यह ख्याल बार बार गूंज रहा था। वह जब जागी तो कमरे में सिर्फ वह अकेली थी। अभी वह इन्हीं ख्यालों में खोई हुई थी जब अचानक दरवाजे की हल्की सी आवाज़ पर वह चौंकी। दरवाज़ा खुला और जुनैद अंदर दाखिल हुआ। सफ़ेद शलवार कमीज में लिबासित, सादगी में लिपटी एक खास वजाहत के साथ। वह धीरे धीरे चलता हुआ उसके पास आया और उसके सामने बैठ गया। जमल ने नजरें चुराईं। चलो, हम यहाँ नहीं रहेंगे। जुनैद की आवाज़ नर्म मगर फैसला करने वाली थी। जमल ने हैरान होकर उसे देखा। मतलब? बस, तुम सब समझ जाओगी। तैयार हो जाओ, निकलना है, वह संक्षिप्त बोला। उसका लब और लहजा उसे कुछ बदला बदला महसूस हुआ था, लेकिन वह चुप रही। पोर्च में पहुंचकर जमल की नज़र एक चमकती हुई ब्लैक मर्सिडीज पर पड़ी। हैरानी उसकी आंखों में नाचने लगी। ये किसकी गाड़ी है? जुनैद ने एक नज़र उसके वजूद पर डाली। हल्की सी मुस्कान उसके होंठों पर उभरी। हमारी गाड़ी है, बैठो। अभी वह गाड़ी की ओर कदम बढ़ा ही रही थी कि अचानक शेरियार उनके सामने आ गया। चेहरा गुस्से से लाल, हाथ में कुछ 1000 के नोट। उसने गुस्से से नोट जुनैद के चेहरे पर मारे। यह ले
और यहाँ से दफा हो जा, इस लड़की की शक्ल भी न देखना दोबारा। जुनैद का चेहरा एक पल को सख्त हुआ, फिर उसने आगे बढ़कर शहरियार के पेट पर एक जोरदार लात मारी। शहरियार दूर जाकर गिरा। जुनैद ने झुककर उसकी तरफ देखा और बोला, चुप ही रहो तो बेहतर है, वरना ऐसी मौत दूंगा कि 7 पीढ़ियां याद रखेंगी। शहरियार कुछ बोलने ही वाला था कि जुनैद ने उसे नजरअंदाज किया और झमल का हाथ थामे गाड़ी की ओर बढ़ गया। झमल पूरी तरह खामोश थी। जुनैद का यह रूप उसके लिए नया था, हैरान करने वाला था। कई घंटों की यात्रा के बाद गाड़ी एक खूबसूरत शानदार बंगले के सामने रुक गई। झमल ने बाहर निकलते ही सवालों की बारिश कर दी। यह सब क्या है? यह किसका घर है? गाड़ी? तुम कौन हो जुनैद? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। तुम क्या छिपाना चाहते हो मुझसे? वह तड़प कर बोली थी। मजबूत शरीर, बड़ी गाड़ी, अब बड़ा बंगला, यह सब उसकी समझ से बाहर था। उसने कभी जुनैद को ध्यान से नहीं देखा था, लेकिन अब देख रही थी तो हैरान रह गई थी। वह कोई मामूली ड्राइवर नहीं लग रहा था। जुनैद खामोशी से कुछ पल उसे देखता रहा, फिर बोला, मैं ISI का एजेंट हूँ। तुम्हारे बाप के घर में सिर्फ एक मिशन के तहत नौकरी की थी, क्योंकि वहां बड़े लोग आते जाते थे और हमें अंदर की खबरें चाहिए थीं। मैं कोई गरीब नहीं हूं और तुम्हारी आज़ादी के लिए आज से सब दरवाजे खुले हैं। चाहो तो अपनी पढ़ाई जारी रखो, नौकरी करो, सब कुछ, मेरी तरफ से कोई पाबंदी नहीं। तुम अपनी जिंदगी अपनी मर्जी से जी सकती हो। मैंने जानबूझकर तुमसे निकाह किया है, क्योंकि मैं तुम में वो सब देखता हूं जो एक इज्जतदार लड़की में होता है, जो अपने दम पर कुछ करना चाहती है, और मैं तुम्हारा साथ देना चाहता था। जमल चौंकी हुई सी रह गई। उसकी नज़रों के सामने एक नया जुनैद खड़ा था। वह कदम बढ़ाकर उसके पास आया, नर्मता से उसके माथे पर चुंबन दिया और बोला, औरत को कैद नहीं किया जाता, उसे आज़ादी दी जाती है, मगर तरीके और हदों में। वह आज़ादी जो उसे कमज़ोर न करे बल्कि इज्जतदार बनाए। जमल की आंखों से आंसू निकल पड़े। दिल में छिपी बेचैनी जैसे मिटने लगी हो। उसने धीरे से कदम बढ़ाया और जुनैद के सीने से लग गई। कल रात उसका करीब आना उसके लिए बेवजह नहीं था, बल्कि जुनैद उससे मजबूत रिश्ता चाहता था, और उसे एक मजबूत किरदार में देख उसे ढेरों ढेरों सुकून मिला था। उसके रब ने उसकी सुन ली थी। उसकी पाक नीयत का सिला उसे मिल गया था। जुनैद ने अपनी बाहों का दायरा उसके इर्द गिर्द मजबूत कर लिया, और यूं वे दो अजनबी एक नया सफ़र साथ शुरू करने के लिए गले लग गए थे। एक नई सुबह, नई उम्मीद और एक नया रिश्ता, मोहब्बत, इज्जत और